जी हाँ, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम इस देश में एक बड़ा अजीबो-गरीब नज़ारा देख रहे हैं कि इमरजेंसी तो नहीं लगी है, लेकिन एक तरह से जो 75 की इमरजेंसी थी, उससे भी बदतर हालात हो गए हैं। और उसका एक उदाहरण ये है कि सैकड़ों लोगों को आज जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, किसी ने कोई कार्टून बना दिया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट कर दिया, उन सब लोगों को अलग-अलग कानून के तहत जो मैं ड्रैकोनियन लॉज कहता हूँ, उनके तहत उनको अरेस्ट करके जेल में डाल रखा है। और बहुत सारे लोगों को तो अब जैसे भीमा कोरेगांव के हमारे 15 एक्टिविस्ट आज गिरफ्तार हैं, जिसमें फादर स्टैन स्वामी भी एक थे, जिनकी अभी मौत हो गई कस्टडी में। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, उनको बेल नहीं दी गई। अब इस तरह के लोग जैसे फादर स्टैन स्वामी हैं, या सुधा भारद्वाज हैं, या आनंद तिलतुम्बले हैं, या गौतम नवलखा हैं, तमाम लोग हैं, शोमा सेन हैं, इन लोगों का तो बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपना काम करते हैं। ट्राइबल्स और दलित और कुचले गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। और इनका जुर्म सिर्फ यही था कि ये लगातार सरकार की नीतियों और सरकार के जो काम हो रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनका क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और इनको एक ऐसे केस में फंसाया गया। पहली बात तो जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि भीमा कोरेगांव में 4 साल पहले एक जो मीटिंग हुई थी, जो जस्टिस सावंत वगैरह ने बुलाई थी, जो हर साल वहां पर एक मीटिंग होती है, जिसमें कि एक हिस्टोरिकल इवेंट को जो वहाँ के बैकवर्ड लोग हैं वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कि उस मीटिंग में ये लोग आए और वहाँ पर हिंसा करवाने की कॉन्स्पिरेसी रची, और उससे भी ज़्यादा भयंकर कि मोदी जी को असैसिनेट करने की कॉन्स्पिरेसी करी गई। और उसका आधार ये दिया गया कि इनके 2 जनों के, सुरेंद्र गैडलिंग और रोना विल्सन, इन दोनों के कंप्यूटर में, ये दोनों सुरेंद्र गैडलिंग तो वकील हैं, इन लोगों के भी वकील थे, और रोना विल्सन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनके खिलाफ ये बताया गया कि इनके कंप्यूटर में से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद करे गए हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि ये लोग माओइस्ट वगैरह के साथ कनेक्टेड थे और कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की और भीमा कोरेगांव में वायलेंस करने की। और हाल में आर्सेनल कंसल्टिंग करके दुनिया की शायद सबसे अहम फर्म है जो फोरेंसिक एनालिसिस करती है, क्योंकि इन दोनों का कंप्यूटर मांग लिया गया, उसका क्लोन्ड कॉपी जिसको कहते हैं, जिसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है कंप्यूटर की, उसकी उन लोगों ने एनालिसिस करी आर्सेनल कंसल्टिंग ने, और उन्होंने एकदम साफ दिखा दिया कि जितने भी दस्तावेज इनके खिलाफ एविडेंस में, सिर्फ इनके खिलाफ ही नहीं, सुधा भारद्वाज, आनंद तिलतुम्बले, इन सब के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट साइट करे जा रहे हैं, जो इन 2 लोगों के कंप्यूटर से कहते हैं बरामद किए गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड और प्लांटेड हैं, प्लांट करे गए। इन लोगों ने तो देखे भी नहीं थे, इनके कंप्यूटर से खोले भी नहीं गए। ये सब ये फोरेंसिक एनालिसिस से पता लग जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इन लोगों को बेल नहीं दी गई, जेल में हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का चार्ज लगा दिया गया है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऐसा कानून है
जिसकी दो तीन खासियत हैं। पहली खासियत तो ये है कि उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी इतना वाइडली डिफाइंड है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी कहना, डिसअफेक्शन फैलाना, जैसे कि सेडिशन के कानून का जो डेफिनेशन है, जो कि एक अंग्रेजों के टाइम का एक कॉलोनियल लॉ था कि आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन, यानी कि उनको अगर आप प्यार से नहीं देखते, अगर आप उनके लिए प्यार नहीं फैलाते और प्यार के अलावा कुछ भी फैलाते हैं, तो फिर बहुत संगीन ऑफेंस, अपराध होगा सेडिशन का। वैसे ही अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में कर दिया गया। उसके बाद उसमें बेल का ये प्रोविजन कर दिया गया कि बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो जज बेल देने वाला है वो ये फाइंडिंग ना रिकॉर्ड कर दे कि इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बटाली का जजमेंट 3 साल पहले दे दिया, जिसमें ये लिख दिया कि बेल देते समय जज ये नहीं देख सकता कि इनके खिलाफ जो एविडेंस पुलिस साइट कर रही है वो एडमिसिबल भी है कि नहीं। यानी कि अब जैसे प्रूव हो गया कि ये सारा एविडेंस फैब्रिकेटेड है, लेकिन हो सकता है कि उस बटाली जजमेंट के चलते हुए कोर्ट ये भी ना देख पाए कि ये एविडेंस फैब्रिकेटेड है, सारा एविडेंस जो साइट किया जा रहा है फैब्रिकेटेड है, इसलिए बेल डिनाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इसीलिए जस्टिस मदन लोकुर ने अभी इस पर यूएपीए के ऊपर एक लंबा लेख लिखा। वो तो खैर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जिसमें कि ये दिल्ली राइट्स अक्यूज्ड, ये जो लड़कियां थी पिंजड़ा तोड़ वाली, देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल वगैरह, इन लोगों के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बेल दी तो फिर यूएपीए को इंटरप्रेट किया कि यूएपीए किस तरह के ऑफेंसेस के लिए है, और उसके इंटरप्रिटेशन में उन्होंने बोला कि भाई कोई टेररिज्म वगैरह का चार्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ तो उस तरह का कोई चार्ज ही नहीं है, तो इनके खिलाफ तो यूएपीए का केस ही नहीं बनाया जा सकता, तो उनको बेल दे दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपील में, ये लोग अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अच्छा हम ये एग्जामिन करेंगे कि हाई कोर्ट इसमें जा सकता था कि नहीं जा सकता था, कि भाई ये यूएपीए का केस ही नहीं बनता। अब जस्टिस मदन लोकुर ने अपने लेख में ये लिखा कि हिंदुस्तान में या किसी भी देश में, किसी भी समाज में रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में फर्क होता है। रूल बाय लॉ तो कोई भी कानून हो, कितना भी ड्रैकोनियन हो, कितना भी गलत हो, मान लीजिए कानून में ये लिख दिया कि सरकार के खिलाफ, जैसे सेडिशन के कानून में लिख दिया कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना ही अपराध है। अरे भाई, हम तो लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में तो हमारा अधिकार है कि हम इस सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैला के सरकार को बदल सकें चुनाव के द्वारा, इस सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकें, तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान ने दिया है इस लोकतंत्र में। तो उसको अपराध कैसे माना जा सकता है? लेकिन ये कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे सेडिशन का कानून या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि ये पावर देता है सरकार को कि आप किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन कर ले। उसने कोई अपराध किया भी नहीं है, लेकिन आप ये बोल दें कि हमको शंका है कि ये कोई अपराध करेगा, और उस आधार पर प्रिवेंटिवली डिटेन कर लें और 6 महीने तक, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। कोई आप रिव्यू कमेटी के सामने जाइए, वो कमेटी ही अपने प्रोसेस में 6 महीने से ज्यादा लगा देती है। फिर 6 महीने के बाद फिर एक नया ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद के केस में कर दिया गया, और उसको 1 साल के बाद जाकर छोड़ा गया, जब उसका 1 साल पूरा हो गया। तो रूल बाय लॉ का तो मतलब होता है कि ठीक है, कोई भी कानून है, कितना भी अंधा कानून है, कितना भी ड्रैकोनियन कानून है, उस
लॉ के हिसाब से पुलिस चल रही है, सोसाइटी चल रही है। मान लीजिए कानून में ये लिख दिया जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, तो अब उस कानून को फॉलो करना तो ठीक है। अगर कोई आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और उन्होंने, पुलिस ने आपको गोली मार दी, तो बोलेंगे ये तो रूल बाय लॉ है। पर रूल ऑफ लॉ तब होता है जब जो कानून है वो रीजनेबल है, वो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसमें कि लिबर्टी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गैर कानूनी ढंग से आपको बंद ना किया जाए, कानून रीजनेबल होना चाहिए। और इसलिए ये सब कानून जो हैं, चाहे यूएपीए को ले लीजिए, चाहे एनएसए को ले लीजिए, चाहे इसको सेडिशन के कानून को ले लीजिए, ये कानून रीजनेबल कानून नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी एक नई पिटीशन, पहले जब ये शुरू में मुद्दा उठा सेडिशन के कानून का, 1962 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, एक केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस केदारनाथ, जिसमें कि ये सवाल उठा कि भाई आज तो हिंदुस्तान एक लोकतंत्र बन गया, एक रिपब्लिक बन गया, हमको मौलिक अधिकार दे दिया गया, हमारे यहाँ लोकतंत्र एस्टेब्लिश कर दिया गया, और हमको जब मौलिक अधिकार है बोलने का, सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार को पलटने का, तब फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाएंगे, तो ये एक अपराध होगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला, हाँ ये बात तो सही है कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसको तो अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप हिंसा के द्वारा या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करके, यानी राइट्स वगैरह करवा के, अगर आप उस तरह से सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाते हैं, तो वो सेडिशन के कानून में आएगा। तो उन्होंने उसको रीड डाउन कर दिया उस कानून को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी इस कानून का दुरुपयोग चलता रहा, और आज तो हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ एक एक साल में हजार केसेस सेडिशन के रजिस्टर करे जा रहे हैं लोगों के खिलाफ, सिर्फ इस आधार पर कि आपने कार्टून बना दिया प्रधानमंत्री का, कि आपने चीफ मिनिस्टर का कार्टून बना दिया, आपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो उस आधार पर आपके खिलाफ सेडिशन के केस बना दिए जाते हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं, उनको खैर सरकार का आदेश होता है कि जो ये लोग हैं इन सबको पकड़ो, और सेडिशन के उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का तो पता भी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि डिसअफेक्शन सरकार के खिलाफ फैलाना सेडिशन का अपराध है, तो केस बनाकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग करीब 4 साल पहले कॉमन कॉज की तरफ से फिर से कोर्ट में गए। हमने बोला कि देखिए ये कानून का अभी तक दुरुपयोग हो रहा है, अब आप कम से कम फर्दर इसमें सेफगार्ड दीजिए कि आप ये बोलिए कि इसका एफआईआर रजिस्टर करने से पहले जो स्टेट का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, सबसे आला अफसर है पुलिस का, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा कि उसने ये केस एग्जामिन किया है, जो चार्ज है, जो फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स पर सेडिशन का केस इसलिए बनता है कि इसमें हिंसा भड़काने का ये काम किया गया। तो वो ये रिकॉर्ड करे, तब फिर जाके सेडिशन का केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोल दिया कि नहीं, हम पहले केदारनाथ के केस में कह चुके हैं क्या कानून का इंटरप्रिटेशन है, और हम उसी को रीइटरेट कर रहे हैं, कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं दिया। तो विद द रिजल्ट कि इसका दुरुपयोग पिछले 4 साल में और बढ़ गया। अब हम लोग कॉमन कॉज और अरुण शौरी की तरफ से एक नई पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इसको कानून से ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, यानी कि इंडियन पीनल कोड से हटा दिया जाए। अब देखिए उसमें क्या हो। तो जैसे मैंने बोला कि यूएपीए के चलते हुए
बेल लेना करीब करीब असंभव हो गया है। जिस तरह का खास सुप्रीम कोर्ट ने बटाली वाले जजमेंट में बोल दिया, पर मेरी राय में यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसकी संवैधानिक, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुका है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जिस तरह का दुरुपयोग आज हम देख रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को री एग्जामिन करे और बोले कि भाई ये तो बिल्कुल अनरीजनेबल कानून है, और इस तरह का कानून जो है, या बेल का जो प्रोविजन है, या उसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटी का इतना लूज और वाइड डेफिनेशन दिया हुआ है, ये कोई रीजनेबल लॉ में नहीं आ सकता, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सब है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून इमरजेंसी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, मीसा जिसको कहते थे, लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करने के लिए, और उस समय करीब करीब 1 लाख लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया था इमरजेंसी के दौरान। अब ये या तो सेडिशन का केस बना देते हैं, या यूएपीए का केस, जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, जिसको भी चाहें उसके खिलाफ सेडिशन का, यूएपीए में तो बिल्कुल झूठे केस बनाए जा रहे हैं, और या फिर प्रिवेंटिवली डिटेन करना हो तो कुछ केसेस में एनएसए लगा दिए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ये भी मेरी राय में एनएसए भी वैसा ही अनरीजनेबल कानून है, जो कि हमारे संविधान से और हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो इसको भी स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं, अब ये यूएपीए के केस नॉर्मली नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एनआईए, ये इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सीबीआई को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, और इसलिए सीबीआई के डायरेक्टर का चयन प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे, और उसकी वजह से सरकार पूरी अपनी मनमानी नहीं कर पाती वहाँ सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी जब आलोक वर्मा के पास राफेल की कंप्लेंट गई हम लोगों की, तो उसको, और जब वो उस पर फैसला लेने वाले थे, तो उससे पहले ही रातों रात में 2 बजे उनका ऑफिस सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2000 लोग वहां भेजे गए कि सीबीआई डायरेक्टर का ऑफिस सील कर दो। सीबीआई डायरेक्टर को हटाकर, और एक बिल्कुल लंपट आदमी है नागेश्वर राव, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया रात में 2 बजे। तो वो बिल्कुल कानून के खिलाफ, क्योंकि आप सीबीआई डायरेक्टर को प्रीमेच्योरली हटा नहीं सकते एक्सेप्ट द कॉन्करेंस ऑफ द अपॉइंटिंग कमिटी। अपॉइंटिंग कमिटी में चीफ जस्टिस भी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, हाँ, तो इसलिए बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसको हटा दिया था। तो इसलिए सीबीआई को भी बहुत प्रेशराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बावजूद कि सीबीआई डायरेक्टर का चयन एक रिलेटिवली बेटर कमिटी के द्वारा किया जाता है जी। लेकिन सीबीआई में जो लोगों को तैनात किया जाता है, उनकी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स वगैरह भी मेनली सरकार के हाथ में रहते हैं, तो इसलिए सीबीआई भी काफी हद तक सरकार के हाथ में है। लेकिन एनआईए तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में। एनआईए का तो सारे डायरेक्टर का चयन सारे गुजरात के ऑफिसर्स वहां अपॉइंट करे जा रहे हैं, बिल्कुल बोगस एजेंसी बन गई है। और ये भीमा कोरेगांव वाला केस पहले पूना पुलिस के सामने के पास था जब तक भाजपा की सरकार थी। जब सरकार वहां बदली और जब नई सरकार ने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि ये केस पूरा रिव्यू किया जाए, तो केंद्र सरकार ने 2 मिनट के अंदर केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। और एनआईए ऐसी एजेंसी है जो बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम करती है, जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर। सीबीआई तो फिर भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है,
लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो लोकल पुलिस एजेंसीज हैं, ये बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम करती हैं। और इसलिए जैसे यूपी में जो पुलिस है वो मतलब जो ये आदित्यनाथ चाहता है वो करती है। अभी वो ब्लॉक प्रमुख वगैरह के जो चुनाव हुए उसमें तो मतलब हद ही हो गई है कि जिस तरह से ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया एंड सो ऑन। पुलिस वहां मूक दर्शक बन के खड़ी रही। तो पुलिस का तो बुरा हाल है सब जगह। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया 2006 में पुलिस रिफॉर्म्स का, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, 6-7 रिफॉर्म्स उन्होंने ऑर्डर करे, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट करे नहीं गए हैं। जिसमें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चयन भी थोड़ी बेहतर तरीके से होना चाहिए, जिसमें ये भी है कि जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो टाउन इंस्पेक्टर वगैरह हो, इन लोगों का कम से कम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। उससे पहले उनका ट्रांसफर होना चाहिए कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनेगा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, वो लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग्स तय करेगा, सरकार नहीं करेगी। कि इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर विंग को सेपरेट किया जाएगा पुलिस के। इतने सारे डायरेक्शंस दिए गए लेकिन वो किया नहीं गया है अभी तक। अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया है। तो ये भी इन ड्रैकोनियन लॉज में, ये जो जिसको कहते हैं लॉलेस लॉज जो हैं, या जिसके चलते हुए रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि इतने अनरीजनेबल लॉज हैं, तो उसके साथ कंपाउंडिंग प्रॉब्लम ये है कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और सरकार, खासकर इस सरकार ने पूरी तरह से इन पर कब्जा किया हुआ है और अपनी मनमानी इनके थ्रू करवाते हैं। और आज तो खैर ऑपोजिशन लीडर्स को भी टेरराइज किया जाता है कि भाई हम जब तुम्हारे खिलाफ ये केस कर देंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ केस खत्म कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत हो रहा है। सो ये हालात हैं, ये सिचुएशन।